नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। लगातार दुनिया में जो घटित हो रहा है, ईरान, अमेरिका, इज़राइल युद्ध को लेकर उसका असर सब जगह नज़र आ रहा है। अब एक नई चीज़ सामने आई है कि अगले दौर की बातचीत हो सकती है, वो पाकिस्तान में भी हो सकती है या फिर जिनेवा में भी हो सकती है। लेकिन इस बीच एक अहम इंटरव्यू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उनका कहना है कि उनके मुताबिक युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि लेबनान और इजराइल की सीधी बातचीत वॉशिंगटन में हो रही है। अभी बहुत कोई उसमें से ब्रेकिंग न्यूज नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि लेबनान की जो सरकार है वो कह रही है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहती है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और इस बीच अमेरिकी नाकेबंदी ईरान की कंप्लीट है। उनकी सेना का कहना है कि वहां से कोई भी जहाज गुजर नहीं पाया है। हालांकि ट्रैकर्स जो हैं, जो ट्रैक करते हैं जहाजों को, वो कुछ अलग बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया में, जाकिर साहब। अ, आपसे जो पहला सवाल है मेरा वो ये कि जो ये नाकेबंदी है, क्या उसे हम ये समझे कि अभी तक के युद्ध में ये सबसे बड़ा एक प्रेशर पॉइंट है, दबाव है ईरान के ऊपर? देखिए, हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक प्रेशर पॉइंट है, लेकिन हालात जो हैं ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रंप ने जो है ब्लॉकेट कर दिया तो ना कहीं से किसी का भी ऑयल नहीं आएगा, ना गैस जाएगी। लेकिन ये हो क्या रहा, ओवरऑल सिचुएशन ये है, किस तरीके से ईरान को और उसके जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स हैं, उनको शिकंजे में ला के एक तरीके से रिजीम चेंज या जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा किया जाए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो है दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है, टॉक भी चल रही है और कोई भी मौका जो है उनको मारने का भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे कि मरांडी ने कहा, जो उनके बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं ईरान के, सब हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो लोग वापस आ रहे थे उनके जहाज़ पे अटैक करने की कोशिश की गई। तो ये एक बहुत ही इज़राइलिफ़िकेशन ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी और यूएस मिडिल ईस्ट पॉलिसी का ही एक नतीजा है। और इसमें हो क्या रहा है, एक तरफ जो है ईरान से टॉक की जा रही है, दूसरी तरफ जो है मौका मिलते ही उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इज़राइल और लेबनान की गवर्नमेंट टॉक चल रही है, उसमें हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करना है और वार रुक नहीं रही है। लगभग जो है 10 लाख लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं इस 10 दिन में। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि किस तरीके 4 चीज़ें जो है अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1 ये है कि हुर्मुज़ खुल जाए, ईरान खत्म हो जाए। ये आपने जो एक फिर चीज बोली है कि एक तरफ से लड़ाई भी हो रही है, दूसरी तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं। जब बातचीत के लिए गए तो उसके बाद भी इस तरह की कोई बात हुई है, आरोप इस तरह का लगा है अमेरिका के ऊपर। ये सब कुछ फिर वही चीज एक वहीं पर लाता है कि ईरान जो बार बार कहता है कि भरोसे की कमी है, उनको भरोसा बिल्कुल नहीं है। जब इतना एब्सल्यूट निल भरोसे के साथ कोई बातचीत होगी तो उस बातचीत का क्या भविष्य है फिर? उसका कोई भविष्य नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि किसी तरीके से भी जो रिजीम करना, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और उसका कॉस्ट वर्ल्ड में मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए, इसी को हम्म। देखते हुए पूरा यूरोपियन जो है यूनियन, एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जो है लगभग सब अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। और आज जो है सुनने में ये भी आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर फरहान ने कहा कि हम अब अमेरिका के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा नहीं दी है। तो गल्फ हम्म। कंट्रीज में भी डिवीजन होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमसे बातचीत करके ये लड़ाई नहीं की गई, इसके खमियाजे गलत आ रहे हैं। रशिया तो है ही है साथ में। तो छोटी छोटी जो कंट्रीज जो थे, जो पहले ट्रंप के टैरिफ से पीड़ित थे, वो कहीं ना कहीं एक तरफ नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में भी ट्रंप का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, अमेरिका का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए आप, 40 कंट्रीज का एक जो रेजोल्यूशन बना के लाना चाहते थे वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो अब ये ट्रंप टोटली एंड टोटली कॉर्सिव पावर पे डिपेंड है। एक तरफ जो है स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी चल रहा है, लेकिन उसमें ईरान फंस नहीं रहा है। अल्टीमेटली जो है जैसे अराक्ची ने कहा कि जो अमेरिका जो है बैटल फील्ड में नहीं अचीव कर पाया, वो डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव करना चाहता था, जिसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब हम्म। ये भी इन्होंने कहा है कि ब्लॉकेट चलेगा। आप खुद देखिए चीजें कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रही हैं। ब्लॉकेट चलेगा, इजराइल जो है अटैक नहीं रोकेगा, टॉक चलेगी। और फिर भी वो कह रहे हैं कि दूसरे राउंड की टॉक होगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ
और बताना चाहता हूँ कि ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, टाइमलाइन रहा है, पहले वो अटैक करते हैं। फर्स्ट टर्म में वो आए, तालिबान के ऊपर जो है मदर ऑफ ऑल बम मारा, फिर धीरे-धीरे तालिबान से टॉक करके उसके बाद चीज़ें हमवार हुईं। उसी तरीके से गाज़ा पे भी आए, बहुत तेज़ी से हेल ऑन अर्थ की जो दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो किया उन्होंने। लेकिन सामने वाला डटा रहा, तो फिर जाके एक कहीं न कहीं सीज़ फायर आया। तीसरा ये ईरान की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर इज़राइल का है कि वो तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन ज़ाकिर साहब ये भी तो एक फैक्टर है ना कि इस जी। तरह की चीज़ आखिर कितने दिन चल सकती है? चाहे आप ब्लॉकेड की बात करें, जो नाकेबंदी अभी हो रही है उसकी बात करें, या फिर ईरान ने जो कहा है कि हमसे ही इजाज़त लेकर कोई जहाज़ यहाँ से गुज़र सकता है, या फिर अमेरिका जिस तरह से उसने कहा है कि सीज़फायर खत्म होने के बाद अगर तब तक डील नहीं होती है तो फिर हमले करेंगे। ये सभी चीज़ें आखिर कब तक चल सकती हैं? क्योंकि अभी भले ही हम ये मानें कि ईरान के पास अभी ज़्यादा जिसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में अगर कहें कार्ड्स हैं, तो वो भी लेकिन कब तक कर सकते हैं? जिस दिन अगर अमेरिका ये निश्चय कर लेता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम पूरे देश की बॉम्बिंग कर देंगे, कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर उस दिन तो ये सारी जो ये तुरुप के पत्ते जो ईरान के पास है वो नहीं रहेंगे और उसका खमियाज़ा पूरी दुनिया भुगतेगी। जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कब तक चल सकती है, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं चल सकती है। 6 महीना अगर ट्रम्प चाहते हैं कि हम मिड नवंबर का इलेक्शन हार जाएँ, तो कंटिन्यू रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी और जिस तरीके से हम अमेरिका में उसकी पब्लिक का प्रोटेस्ट देख रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, तो ऐसा लगता है कि अगर ये हम इलेक्शन में हारे, इनकी पार्टी हारे ऊपर इमीडिएट हो। और उसी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की भी बहुत अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो खड़ा हुआ है। और तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं धीरे-धीरे जो है गल्फ कंट्रीज़ जो है अमेरिका से हट रहे हैं, तो ईरान के सामने सिर्फ़ इज़राइल बचेगा और ब्लॉकेड बचेगा। यही 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रही है। इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे, इज़राइल भी अटैक करेगा। दूसरा जो है हुर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे और फिर इसका एक्सटेंशन जो है गल्फ ऑफ बाब अल मंदब की तरफ करेंगे, तो दुनिया के सामने बहुत बड़ी कॉस्ट ऑफ वॉर हो जाएगी। इनके ऊपर जो है हुँ। अब ये देखना है कि कौन सफ़र करेगा ज़्यादा, तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही ज़्यादा सफ़र करेंगी, जो राइज़िंग इकोनॉमीज़ हैं, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करती हैं। तो हुँ। अल्टीमेटली अमेरिका को फ़ायदा होगा, अमेरिका भी सफ़र कर रहा है, तो इंडिया के ऊपर इसका असर आएगा, जापान के ऊपर इसका असर आएगा, साउथ कोरिया है, चाइना है, इन लोगों के ऊपर असर आएगा। तो मल्टीपोलर का जो कांसेप्ट है, राइज़ ऑफ एशिया है अगेंस्ट यूरोप एंड अमेरिका, ये सारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी। तो वही कहा हुँ। जा रहा है, चाहे चाहे जो है छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा खरबूजा। तो एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी मतलब चुनौती की बात हो गई है ये। तो हुँ, अब हुँ, हुँ। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर और लड़ाइयाँ हो नहीं रही, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे टूट रहा है, सारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं। तो हुँ। रिकंस्ट्रक्शन की जब बात होगी तो वेस्टर्न कंपनीज़ आएँगी, सारा प्रॉफ़िट मुनाफ़ा वो ले जाएँगी, हमारे लोग जो है वर्कर की तरह वहाँ जाएँगे जिनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी प्लेन हुँ। एंड सिंपल स्टोरी इन द कमिंग डेज़। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन इस सब के बीच जो राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को रात में फ़ोन किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये पोस्ट करके, ट्वीट करके बताया है कि हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था, हमने आपसी रिश्तों के बारे में बात की है, हमने पश्चिम एशिया के बारे में बात की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में सुरक्षित और फ्री नेविगेशन की बात की है। इस कॉल का क्या मतलब लगाते हैं आप? ये युद्ध के दौरान ये दूसरा कॉल है। देखिए, भारत ने चाहे भारत को जो कुछ भी कहे, लेकिन भारत इस मामले से तटस्थ रहा है। किसी के साथ जो हुँ। है उस तरीके से नहीं गया कि कह सकता है कि एक साइड लाइन ले लिया। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी इतनी नज़दीक रह के तटस्थ रहे, ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है। वो चाहता है कि भारत भी किसी भी तरीके से इस लड़ाई में शकीन हो और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका बहुत ही एक स्टैंड है कि भई हम इसमें शकीन नहीं होंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सभी कंट्री कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसमें हमें कोई हुँ, बात हुँ। नहीं है। और ईरान ने बड़ी स्ट्रैटेजी चली है कि जैसे चाइना को जाने दिया, फिर इंडिया को भी उनके ईरान के फॉरेन एम्बेसडर इंडिया के उन्होंने कहा कि हम भी जो है इंडिया के शिप पे कोई टॉल नहीं लगा रहे थे। अब देखना ये है कि ट्रम्प क्या करते हैं, उसको जाने हुँ। देते हैं? अगर जापान के भी जहाज़ को जो है तेल की जाना देता है, साउथ कोरिया को जाने देते हैं, तो जाने देगा ईरान क्योंकि ये अब अमेरिका के ऊपर बर्डन हो गया कि वो ब्लॉकेट को करेगा और फिर तेल नहीं आएगा। तो अमेरिका और हुँ। ज़्यादा बदनाम होगा। तो उसी के तहत हम ये देखते हैं इंडिया के से बात की गई, इंडिया का जहाज़ अगर ईरान आने देता है, तो अमेरिका किस तरीके से बिहेव करता है।
और इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी है, इसका जो है पोर्ट यहाँ पर है, तो क्या ये अमेरिका जो है लिमोआ वगैरह जो एग्रीमेंट 2016 में किया गया है, उसको उसके तहत जो है हमको चाहता है कि हमको पोर्ट दे, ये दे, तमाम सारी वार में इन्वॉल्व कर ले। तो उसी के तहत ये सारी बातचीत हुई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्लॉकेट खत्म हो, तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज के लिए कह रहे हैं, अमेरिका भी ना ब्लॉकेट करे और ईरान भी ना ब्लॉकेट करे। तो कहीं ये ना कुछ कहीं कुछ लोग ये जाकिर साहब ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है उसको अब खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि नुकसान जो है भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने आईएमएफ का ग्रोथ प्रोजेक्शन देखा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जी उसमें भारत का सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर यही हालात रहे, जो कि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यही हालात रहे, युद्ध अगर खिंच गया, तो ये प्रोजेक्शन चेंज हो सकते हैं। इसका सीधा असर जो है वो भारत पर जरूर आएगा, क्योंकि जो इन्होंने दिया है प्रोजेक्शन वो 6 पॉइंट से ज्यादा का है। लेकिन युद्ध में जो हाल अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह से हो रही हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि कपड़ा जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं उसमें वर्कर्स घर चले गए हैं। जो यहाँ पर लोग हैं, उनको मजदूर हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वो घर चले गए हैं। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी इस तरह का असर पड़ रहा है। ऐसे में क्या भारत को सामने आके साफ साफ ये कहना चाहिए, एक तो राष्ट्रपति ट्रंप को, कि आपका युद्ध जो है हमको बहुत भारी पड़ रहा है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ईरान से अगर बहुत दोस्ती है, ईरान कुछ भी भारत के खिलाफ नहीं करेगा, तो आज की तारीख में भी 15 जो भारतीय जहाज है उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत ईरान ने क्यों नहीं दी है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये लंबा युद्ध खिंचा है तो इसका डायरेक्ट हम लोग के ऊपर असर आएगा। और हम लोग खुद देख सकते हैं, दिल्ली जैसे बाहर के लोग यहाँ काम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो साढ़े सके और दुकानें सुनसान रहती हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, वर्कर्स चले गए हैं। तो अभी अभी इस तरीके से मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में एनर्जी के बारे में बात किया कि कोरोना जैसी स्थिति आ जाएगी, तो लगभग अगर 1 महीना और हुआ तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। स्कूल वगैरह सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि गैस एलपीजी वगैरह नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से हो सकता है, मुश्किल हो जाए 1 महीने में। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम जाके ईरान से भी कह सकते हैं, अमेरिका से भी कहेंगे कि भाई ये इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। आप अपनी लड़ाई में, 2 आदमियों की लड़ाई में पूरी दुनिया को नहीं परेशान कर सकते, और इसमें हम जो है कुछ कर सकते हैं। जैसे चाइना ने भी अपना मंगवा लिया, हम भी हो सकता है मंगवा ले, जो फिर हम एक बड़ी एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, 90% एनर्जी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, करीब 60% जो है एलपीजी गैस, एलपीजी मंगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऐसे मोड़ पे पहुंच रही हैं जहां हमें बोलना पड़ जाएगा। अब हम किस तरीके से बोलते हैं और हमारी बात कैसे सुनी जाती है, वो एक अलग मसला आएगा। जहां तक आपका है ईरान का मसला, तो ईरान बहुत फ्रीली जो है हमारे साथ नहीं आ रहा है, वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टाइल में जो है फॉरेन पॉलिसी रन कर रहा है। वो ये चाहता है कि इंडिया का जो भी टैसिट सपोर्ट इजराइल या अमेरिका के साथ है वो अपने को अलग करे। ईरान चाहेगा कि इंडिया जो है 1-to-1 स्टेट बाय स्टेट दो टूक जो है अमेरिका से सवाल करे, इजराइल से सवाल करे कि ये लड़ाई अब बंद होनी चाहिए। पूरी दुनिया इसके लिए कहने की तैयार है गई। वेस्ट जो है, यूरोप जो है, इसके लिए पहले ही से कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर मार ज्यादा पड़ रही है, एनर्जी कम हो गई, 50% से ज्यादा एनर्जी वहां राइज कर गई है प्राइसेस। अगर रशिया भी रोक देता है तो ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा जो है नाइटमेयर हो जाएगा। और एक चीज और हम देखते हैं कि इसका फायदा अमेरिका को भी मिल रहा है, वहां पे 20% एनर्जी की जो है डिमांड जो वर्ल्ड में बढ़ गई है, लेकिन इंटरनली जो है वो डिमांड नहीं हो रही है, उसकी प्राइसेस जो है $5 गैसोलीन बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत ही कुछ कुछ कहने की स्थिति में दुनिया नहीं है अभी है। वो क्या करे, कैसे करे, इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन आने पे सभी जो है एक तरीके से बात करना शुरू कर देंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन के थ्रू, चाहे एक लोकल लेवल पे एक अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना के। तो ये है, लेकिन मसला यही है कि दोनों पार्टीज जो हैं युद्ध के क्षेत्र में वैसे ही मजबूती से खड़ी हुई हैं जैसे वो पहले दिन से थी। अब देखना ये है कि कौन चिकन आउट करता है। मतलब कहते हैं कि कौन पहले हटता है, हटेगा तो लोगों का ध्यान ये है कि ईरान के पास लिमिटेड कैपेसिटी है, तो वही पहले हटेगा, वही पहले गिरेगा। हटने की बात नहीं, कौन पहले गिरता है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इजराइल का जो एजेंडा है वो अमेरिका के एजेंडे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अमेरिका अपनी एक बड़ी बुरी दौर से गुजर रहा है। अब इतिहास में इस तरीके से अमेरिका कभी भी इस तरीके की सीज फायर में आके बात किसी थर्ड कंट्री में नहीं किया, वो भी ईरान से 79 से 40-47 साल के बाद। तो अमेरिका की सुबकी तो बहुत हो रही है, लेकिन अब कहाँ तक अमेरिका इजराइल के साथ जाना चाहेगा, ये एक देखने वाली बात है। और हालात ऐसे बता रहे हैं कि अगर ये इजराइल ने नहीं माना और वो लिमिटेड पीरियड में अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाया,
तो शायद अमेरिका और इज़राइल में भी एक दरार आएगी, फिर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनना शुरू होगी। इज़राइलिफ़िकेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी ऑफ मिडल ईस्ट जो है कोलैप्स कर सकती है। जी, बिल्कुल। एक सवाल जो उठता है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा, जेडी वांस जो कि इस्लामाबाद में नेगोशिएशन के लिए गए थे, उन्होंने भी ये कहा कि बात अटकी है परमाणु हथियार पर। यहाँ पर भी कई लोग हैं भारत में जो कहते हैं कि आखिर क्यों ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ये भी पूछते हैं कि ईरान के पास आखिर परमाणु हथियारों की ज़रूरत क्या है? तो क्या आपको लगता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार उसके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि यहाँ पर बात चाहे ना बने लेकिन वो उस पर टिका रहेगा? देखिए, ईरान ने टॉक में ये ऑफ़र किया, जैसे धीरे-धीरे चीज़ें लीक आउट हो रही हैं, टॉक में क्या बात हुई 21 घंटे की टॉक में इस्लामाबाद में, धीरे-धीरे चीज़ें आउट हो रही हैं। तो उसमें उनसे कहा गया कि परमाणु जो है यूरेनियम एनरिचमेंट आप रोकिए, तो उन्होंने ईरान ने कहा कि हम 5 साल के लिए रुक सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा नहीं 20 साल के लिए, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान का मसला ये है कि वो इज़राइल के ऊपर लगाम लगाए, इंटरफेरेंस कम करे, मोसाद का इन्वॉल्वमेंट कम करे, जबकि अभी 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 नेतन्याहू और मोसाद के जो चीफ हैं वो जाने वाले, दूसरा आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रिजीम चेंज नहीं हो जाएगा, ईरान क्रिप्ल्ड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का मानना भी ये भी है, लेकिन ये सही भी लगता है अगर वेनेजुएला वाली बात देखें सामने रख के कि ऑयल पे ही कब्जा करना है। अगर ऑयल पे वेनेजुएला और ईरान के ऑयल पे कब्जा हो जाता है तो ये चाइना डायरेक्टली आ जाता है सामने, उसकी 2 लाइफ लाइन जो है एनर्जी की कट हो जाएगी, रशिया से बचेगा, तो उसके बाद रशिया पे लोग जाएँगे। तो चाइना यहाँ पे, और इसी को देखते हुए शायद चाइना जो है इस जो है बढ़ती हुई लड़ाई में कूद पड़ा है। वो टॉक भी उसने बैक कराया था पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पास अपनी कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो टॉक, इतनी बड़ी टॉक हैंडल कर लेता। तो चाइना भी उसमें रहा, यूएस में भी उसमें रहा, गल्फ कंट्रीज़ भी उसके साथ रही, टर्की भी उसके साथ रही, कहीं न कहीं रशिया की ब्लेसिंग भी साथ रही। तो ये टॉक हुई थी, लेकिन मसला यहीं आके फँस रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन की क्या ज़रूरत है? जो आपने क्वेश्चन उठाया, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। एक सिक्योरिटी जो है, अगर ये होगा बैलेंस ऑफ डिटरेंस जिसे कहा जाता है कि सबके पास जो है अपने अपने जो है वेपन्स हैं और सब एक-दूसरे को मारने की स्थिति में नहीं है, तो न्यूक्लियर वेपन जो है बैलेंस ऑफ डिटरेंस लाता है, शायद यही ईरान के लोगों को कन्विंस कर रहा है। ये जी, मानना है। काफ़ी 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 उलझा हुआ है ये पूरा मामला, और ये सब कुछ घूम फिर कर, जैसा आपने सही कहा है कि घूम फिर कर वो तेल पर आ जाता है। तो उम्मीद ये जी, करनी होगी हमें कि किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकले जिससे पूरी दुनिया जो है उसको ये बहुत ही राहत उलझा मिले, हुआ है। क्योंकि जी, बेहद। और उम्मीद करते हैं कि बातचीत होगी और बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। ज़ाकिर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।